हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज पर महामंथन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा लगातार कोरोना से जंग लड़ रहा है और ये जंग हमें हर हाल में जीतनी है, इसलिए हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इस जंग को जीतने के लिए जिसका जितना भी सहयोग बन पड़े वो दे। और हमारी भी यही कोशिश है कि इस महामंथन के जरिए हम आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अवेयर नहीं बल्कि तमाम सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार के प्लान के बारे में, और अगर आपकी कोई परेशानी है तो उसको हल करने की दिशा में भी हम सरकार से लगातार सवाल भी उठा रहे हैं और ये पूछ भी रहे हैं कि लोगों को यहाँ पे ये परेशानी आ रही है, इसका आपको हल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त महामंथन में सीधे जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से किरण चौधरी जी, दिग्गज नेता हैं कांग्रेस की और लगातार हर किसी के हक के लिए आवाज उठाती रही हैं। किरण जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार किरण जी, ये जंग हम लगातार लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है? अब लॉकडाउन पार्ट 3 भी है, अब लोगों को ढील भी दे दी गई है, वो घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, जिंदगी को पटरी पे लाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन ये समय कितना क्रूशियल है, कितना इम्पोर्टेंट है साथ ही साथ? तो क्या ये है कि अभी जो है जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं इसका जो है अभी ठीक पूरी तरह से नहीं हुआ है और ये जो ढील दी गई है, मैं जानती हूँ कि अर्थव्यवस्था जो है गड़बड़ा चुकी है, लोगों को बाहर निकलना बहुत जरूरी है, अपना रोजमर्रा की चीजें खरीदनी है और भी बहुत सारे चीजें, लेकिन ये अभी भी जो है हम देख रहे हैं लगातार जो है कोविड केसेस जो हैं उनमें स्पाइक आ रही है। तो बहुत जरूरी है कि हम जो है जितना ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें और अंदर रहें, वही जो है आने वाले समय के लिए सही रहेगा। नहीं तो मैं समझती हूँ आने वाला टाइम इससे भी ज्यादा गंभीर निकलने जा रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आगे आने वाला टाइम बहुत ज्यादा हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। लोगों को अभी भी अपने घरों में रहने की आवश्यकता है, लेकिन आपने देखा होगा वहां पर भी लगातार लोग घरों से बाहर भी निकल रहे होंगे। आपको अलग अलग एरियाज में ये जानकारी भी मिल रही होगी कि लोगों की भीड़ नजर आ रही है, लोग घरों से बाहर निश्चिंत होकर निकल रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, अब लोग क्या थोड़े केयरफ्री हो गए हैं या उनको लग रहा है कि अब खतरा टल गया है क्योंकि थोड़ी सी अब हमें रियायतें मिल गई हैं, हम बाहर जा सकते हैं? मेरे ख्याल में ये लोगों के अंदर जो है इस बात को अवेयरनेस इनके अंदर फैलाने की बहुत जरूरी बात है कि भाई रोजमर्रा की जो बहुत ही जरूरी चीजें हैं जैसे दवाइयाँ हैं या सब्जियाँ या अपना बहुत ऐसा कुछ सामान जो खरीदना है उसको, इसके अलावा जो है बाहर कम से कम निकला जाए और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से करी जाए, तभी हम इसको किसी हाल तक रोक पाएंगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि आज जो है हमारा जो स्वास्थ्य जो पूरा का पूरा जो सेवाएं हैं वो इसको झेल नहीं पाएंगे। हमारे पास ना पर्याप्त मात्रा के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, बेचारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो लगा हुआ है पिछले 1.5 महीने से, लेकिन जो है सारा का सारा आप देख रहे हैं कि सारा का सारा कितना स्ट्रिक्ट उसके रूप से जो है ये सारे के सारे काम कर रहे हैं हमारे ये लोग भाई, उनको मैं सलाम करती हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ये महामारी और तेजी से फैली और जैसे ये देखने को मिला है कल से जो है इतने सारे केसेस के अंदर स्पाइक आ रही है, तो फिर उसको हम संभाल नहीं पाएंगे। और इसलिए अच्छा होगा अगर लोग जो हैं इस बात को समझें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और अपने जो है एहतियात बरतें, हाथ धोएं और अपना पूरी तरह से मास्क पहनकर अपना जो है घरों के अंदर अगर रहेंगे तो मैं समझती हूँ ये जो महामारी है इसका जो पीक पीरियड है वो एक बार निकल गया तो फिर भगवान की कृपा से हम लोग सुरक्षित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब यही हम तमाम लोगों को अपनी जिंदगी में इसको शुमार तो करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है अब तक जो ये पूरी लड़ाई लड़ी गई है अब पूरे देश में, खासतौर पे हरियाणा का भी हम जिक्र करेंगे, इससे कितना फायदा मिला है? क्योंकि हमने अब तमाम दूसरे विकसित देशों से भी अगर इंडिया को कंपेयर कर लें तो बेहद बहुत हद तक हमने स्थिति पे नियंत्रण पाया है, नियंत्रण को काबू में रखा है। ऐसे में अब ये समय हमारे लिए इसीलिए और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है कि हम चीजों को चला रहे हैं, लेकिन लोगों को भी चीजें समझनी पड़ेंगी कि आपके लिए ये सिर्फ चला रहे हैं इसलिए नहीं कि आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दीजिए।
नहीं, मैं समझती हूँ, देखिए आप विदेशों के साथ हमारी तुलना मत कीजिए। हम 165 करोड़ की आबादी के लोग हैं और बहुत कहते हैं कई स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है हम लोग रहते हैं। और सच्चाई ये है कि विदेशों के अंदर उनके पास ये जूझने के लिए उनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनके पास जो है पूरे प्रकरण हैं, उनके पास जो है ये है। उसके बावजूद जो है विदेशों के अंदर आते हैं जबरदस्त तरीके से, वहाँ पर भी ये महामारी के साथ जूझने में वो लोग असमर्थ हो रहे हैं। तो हमारे हिंदुस्तान जैसा देश जो है आज जो हम कह रहे हैं कि हम बचे हुए हैं, मैं मानती हूँ इस बात को कि हमने आज तक टेस्टिंग नहीं करी है। अभी जो है लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पाई है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। और अगर टेस्टिंग अगर पूरी होगी, जब हमें पता चलेगा कि नंबर कितने ज्यादा हैं। और मैं ये बात नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं अभी एक वीडियो देख रही थी 1919 का, जब उस समय जब महामारी आई थी, तो किस तरह से जो है लोग जो है अपने सब जो है जलाने जाते थे और घर जब तक वापस आते थे तो घरों के अंदर जो है लोग मरे हुए नहीं थे। तो हमारे को ये बात समझ कर चलनी पड़ेगी और इस बात को नहीं ये सोच के बड़े अपने चीज खपानी चाहिए कि हमारे यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि हमने अभी टेस्टिंग नहीं करी है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उनकी किट्स नहीं है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जो वॉरियर हैं, जो ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तो इसको तीसरी वर्ल्ड वॉर के तहत मैं इसको मानती हूँ। ये जो लड़ाई इस बारी लड़ी जा रही है, ये हमारे जो डॉक्टर लड़ रहे हैं, हमारे पैरामेडिक्स जो लड़ रहे हैं, और जो हमारे फ्रंट के ऊपर जो हमारे पुलिस कर्मी जो है इसको कंटेन करने में हमारे फाइट लगे हुए हैं, ये इनको सलाम करती हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि पर्याप्त मात्रा में इनके पास भी इस लड़ाई के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से उपकरण नहीं है, ना कुछ किट है, ना कुछ और है। और ये व्यवस्था जो है ये सरकार को करनी चाहिए, जल्द से जल्द करनी चाहिए। बाकी सारा काम छोड़कर सबसे पहले इसके ऊपर लगना चाहिए। तो आप सरकार से साफ तौर पे ये उम्मीद करते हैं कि आपको टेस्टिंग स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, टेस्टिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितने संक्रमित लोग हैं। क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी ये बता रहे हैं कि दिल्ली में इसलिए इतनी ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम टेस्टिंग बहुत रैपिड तरीके से कर रहे हैं, बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली में बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सही फरमाया। यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, इसी तरह जो है हरियाणा के अंदर भी सारे गांव के अंदर अब जैसे सैनिटाइजर जो है बार बार जो है सैनिटाइजर भिजवाने चाहिए सरकार को। अब संस्थाएं जो हैं वो अपने लेवल के ऊपर कर रही हैं, भूखे प्यासों को खाना खिला रही हैं, उनको भी मैं सलाम करती हूँ। और साथ ही साथ जो है जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हमने भी जो है 60,000 लीटर सैनिटाइजर जो है गांव के अंदर भिजवाया है, जहाँ से मांग आई है 3 जिलों के अंदर, भिवानी, महेंद्रगढ़ और काबरी के अंदर। और जो है दवाइयाँ जो हैं उन लोगों तक पहुँचाई हैं जिनको दवाइयों की जरूरत थी और जो लॉकडाउन के समय जो है बाहर नहीं निकल सकते थे। ये सारे काम जो है सारे संस्थाएं और जो है निजी तौर पे लोग अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन जो है सच्चाई ये है कि बड़े स्तर के ऊपर ये जो है सरकार भी इसके अंदर पूरा अपना सहयोग देने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन आज के दिन सच्चाई ये है कि अभी टेस्टिंग नहीं हुई है, और टेस्टिंग अगर ये सारी बात हो गई तब हमारे को इसकी असलियत मालूम चलेगी। तो वास्तव परिस्थितियां अभी हमारे सामने नहीं आई हैं, ये तभी आएंगी जब टेस्टिंग रैपिड स्पीड से होंगी। बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सुझाव, अपनी बात यहाँ पे रखने के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि ये मंच इसीलिए है कि तमाम नेता जुड़ सकें, अपने सुझाव और अपनी अपील लगातार बता सकें और किस तरफ हमें काम करना है, ये मिलकर हम सोल्यूशन निकाल सकें। बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ गए, विधानसभा अध्यक्ष। बहुत स्वागत ज्ञानचंद जी, नमस्कार। आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है। आपसे पहले सेशन में हमारे साथ किरण चौधरी जुड़े थे और वो ये कह रही थी कि इसलिए हम बचे हुए हैं क्योंकि टेस्टिंग अभी बहुत कम हो रही है। हम अगर दूसरे देशों से अपने आप को कंपेयर करें तो टेस्टिंग स्पीड हमारी बहुत कम है, इसलिए हम अभी बचे हुए हैं। अगर टेस्टिंग स्पीड बढ़ती है तब हमें मालूम होगा कि असल खतरा आखिर कितना है। नहीं देखिए, जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, सभी सरकारी स्तर के ऊपर सभी लोग जितनी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हम कर सकते हैं या जितनी हमारे पास लैब्स हैं उसके मुताबिक टेस्टिंग हो रही है। और नई लैब्स खोलने के भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर
अब नई 5 लैब्स जो हैं, 3 पहले हैं, 5 लैब नई खुली हैं, कुछ 1-2 शुरू हो गई है, बाकी 1-2 दिनों के अंदर शुरू होने वाली है। ये सारी जो टेस्टिंग लैब्स हैं, ये इसीलिए प्रयास है कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके और रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा सामने आ सके। और मेरा इस समय एक और कहना है कि आज हम सबको राजनीति से ऊपर उठ करके इस कोरोना की जंग को लड़ने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। हम सब जो कुछ कर सकते हैं अपनी तरफ से, वो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम इस कोरोना को कैसे भगा सकते हैं और उसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को मोटिवेट, किस प्रकार से जो और स्टेप्स जो हैं, जो चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी हम कैसे सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार से जो लोग हैं वो मास्क पहन करके निकलें, ग्लव्स पहन करके निकलें, और जो हमारे योद्धा हैं, कोरोना के योद्धा हैं, उनका मान और सम्मान हम कैसे करें, उनको मोटिवेट कैसे करें, उनका सहयोग कैसे करें। ये लड़ाई हम सबको मिलकर के लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं, किसी एक रिलीजन की नहीं, किसी एक सेक्ट की नहीं, किसी एक एरिया की नहीं, ये पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की लड़ाई है और हम सबको इसमें मिलकर के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ज्ञानचंद जी, हम सबको इसमें मिलकर के ही काम करना पड़ेगा और जब तक हम दूर रहकर एक साथ एकजुटता से नहीं लड़ेंगे तब तक हम इससे पार नहीं पाएंगे। आपको लग रहा है अब परिस्थितियां हमारे लिए और चुनौतीपूर्वक हैं, क्योंकि अब लोग घरों से तो बाहर जा ही रहे हैं, और मैं लगातार यही सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अब हमें सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता अभी है। बिल्कुल ये बात सही है कि आज जिस प्रकार से हमने लॉकडाउन के अंदर कुछ ढील दी है, उसके कारण जो लोगों को ये ऐसा लगने लगा है कि शायद हमें आजादी मिली। बिल्कुल। उस आजादी का नाजायज फायदा ना उठाते हुए बहुत जरूरी काम के लिए निकलें, मास्क पहन करके निकलें, ग्लव्स पहन करके निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। इस चीज को हमें इस पूरे पीरियड के दौरान आगे काफी लंबे समय तक इसको हमने जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा कि घर से निकल रहे हैं तो मास्क डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई के, इस जो कोरोना की बीमारी है, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है। इसकी वैक्सीन, जो इसको रोकने का तरीका है, वो केवल सोशल डिस्टेंसिंग है। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका अभी तक तो एकमात्र उपाय है, हम इसी से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। लेकिन अभी तक आपको लग रहा है, क्योंकि हम जिस एक साथ सार्थकता के साथ इस पूरी मुहिम को लेके चल रहे हैं और पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, ऐसे में ये जंग हमारे लिए इसलिए और आसान है क्योंकि हम सब एकजुटता के साथ, और अब तक हमने समझा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। बस अब इस ढील का हमें नाजायज फायदा उठाना नहीं है, बस इतनी सी बात हमें और समझनी होगी। नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जो अगर हमें आज कुछ लॉकडाउन के अंदर ढील मिली है, उस ढील के अंदर भी जो ये अपने सोशल डिस्टेंसिंग और जो अपने मास्क डाल करके, अपने ग्लव्स डाल करके निकलना और लॉकडाउन का पूरा पालन करना है, तब ये मैं समझता हूं कि आगे ये लंबी लड़ाई हम लड़ सकेंगे। आप लंबी लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं और ये वाकई में बहुत गंभीर बात है, और अगर हम सब इस गंभीरता को समझ जाएं कि ये लंबी लड़ाई है, क्योंकि वैक्सीन कब आएगी अभी मालूम नहीं है, हम कब तक लॉकडाउन में रह पाएंगे ये भी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन हम कितना कर सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों को भी शुरू करना, उसी लिहाज से तमाम चीजें शुरू की गई हैं। ऐसे में इस लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए आपको लगता है कि अब हमें अपनी जिंदगी में तमाम बदलाव लाने पड़ेंगे, तमाम परिवर्तन लाने पड़ेंगे अपनी जीवन शैली में? ये बिल्कुल सही है कि जीवन शैली हमें अब आज की सिचुएशन के मुताबिक, आज की इस कोरोना की बीमारी के मुताबिक इससे कैसे लड़ाई लड़नी है, उसके लिए हमें अपने जीवन शैली के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सुबह शाम कैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, किस प्रकार से
हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हमारा आयुष विभाग है उसने कुछ चीजें सुझाई हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग और इसके अलावा घर से निकलना है तो मास्क पहन करके निकलना है। जो सभी 7 बिंदु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। ये मैं समझता हूं कि 2 गज की दूरी का अगर हम पालन करेंगे तो इस लंबी लड़ाई को हम आसानी से जीत सकेंगे। बिल्कुल, इस दूरी का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हुड्डा साहब नमस्कार, आवाज मिल रही है? आवाज सुन रही है जी। क्या लगता है हुड्डा साहब, अब तक तो लड़ाई हम लगातार लड़ ही रहे हैं, लेकिन अब परिस्थितियां हमारे लिए और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, और ज्यादा गंभीर और ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है हम सबको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा हरियाणा वासियों से ये अपील है कि, और सभी से, क्योंकि बहुत तेजी से आगे। हेलो जी मैं सुन रही हूँ हुड्डा साहब, आप बोलिए। हाँ सुन रहे, क्योंकि ये मई का आखिरी और जून का पहला हफ्ता जैसे आप चर्चा है और डॉक्टरों का भी ये विचार है कि ये पीक पीरियड होगा और बड़ी तेजी से फैलने का अंदेशा है। तो इस वास्ते हमारे को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और उसका एक ही रास्ता इससे लड़ने के लिए आपस में दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत जरूरी है, और भी जो भी एडवाइजरीज आए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसको माने। मैं समझता हूँ गाँव में तो इसकी पालना बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। जैसे पहले लोग बैठ के ताश खेलते थे, हुक्का इकट्ठा पीते थे, अब गांव से मेरे को खबरें आ रही है कहीं इकट्ठा बैठ के हुक्का नहीं पी रहे, कहीं इकट्ठा बैठ के ताश नहीं खेल रहे, सब अपने अपनी दूरी बनाए हुए हैं। और इसी प्रकार से शहरों में भी काफी लोग इस बात से सतर्क हैं, सावधान हैं, लेकिन अब ज्यादा सावधानी की जरूरत है और बड़ी ही सावधानी से अपने को इस लड़ाई से, कोरोना से लड़ना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ी सावधानी से लड़ना पड़ेगा और बहुत सावधानी से सरकार भी तमाम रूल्स बना रही है, तमाम गाइडलाइंस भी बना रही है। सीएम साहब भी बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, आप लोगों से भी लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। आपको लगता है अब तक सरकार ने जितने भी प्रयास किए वो काफी हैं, वो बेहतर हैं अब हरियाणा को कोरोना से बचाने के लिए? देखिए, सरकार का सवाल नहीं, एक सरकार नहीं है, ये प्रयास सबको करना पड़ेगा, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, चाहे आम लोग हैं, आम जनता है, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, तो सभी की जिम्मेवारी है, सब अपनी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और मैं इस बात का श्रेय देता हूं हरियाणा के लोगों को जिन्होंने बखूबी से अब तक अपनी जिम्मेवारियां निभाई हैं। और जो जैसे एकदम बेरोजगारी बढ़ी और बहुत सारे जो बाहर के लोग जो मजदूर थे वो जा रहे थे, तो उनका खाने पीने का इंतजाम हरियाणा में एनजीओ ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने हरियाणा में कोई भूखा नहीं मरने दिया। उसके लिए सारी जो संस्थाएं हैं उनको बहुत श्रेय जाता है इस बात का। बिल्कुल, सबने मिलकर एकजुटता दिखाई है, उससे वाकई तमाम लोगों को मदद मिली है। आपने जिक्र किया बेरोजगारी का, अब एक परेशानी हुड्डा साहब हर किसी वर्ग में और हर किसी जगह पे देखने को मिल रही है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हो या कोई भी हो, आज हर कोई परेशान है कि अब हम क्या करें, लॉकडाउन कब तक रहेगा पता नहीं, तनख्वाहें अब वो कैसे दे पाएंगे जो एम्प्लॉयर हैं, और एम्प्लॉय सोच रहे हैं कि हमें पैसे कब मिलेंगे। सरकारी खजाने में आप देखिए वैसे ही किस तरीके से पैसों का हाल है, पैसे हैं नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है क्या करना होगा, क्या इसका समाधान होगा? देखो, ये तो एक ही रास्ता है, ये सरकार की भी जो है आर्थिक इसको पैकेज दे इन संस्थाओं को, जैसे खास तौर पे एमएसएमई का इन्होंने किया है। इसी प्रकार से छोटे दुकानदार हैं या जो दिहाड़ीदार हैं या जैसे 3 व्हीलर वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, या कोई किसी की बार्बर की दुकान थी या कोई जूते का काम करता था, सुबह कमाता था, शाम को उसकी रोटी का इंतजाम होता था, उनको एक पैकेज दिया जाए। जैसे मान लो बिजली का बिल है, तो जो गरीब तबका है उसको 300 यूनिट या उतने यूनिट तक बिजली उसकी माफी दी जाए। 3 महीने छोटा दुकानदार है, उसको छोटी दुकानदारों को भी इस प्रकार से भी पैकेज दिया जाए,
ताकि उन पर बोझ कम पड़े। अब जो सरकार ने 2-3 जो फैसले लिए पीछे, वो गरीब आदमी बोझ पड़ने वाले ले लिए, किसान पे बोझ पड़ने वाले ले लिए। जैसे डीजल का भाव बढ़ा दिया, सब्जी मंडी में मंडी टैक्स लगा दिया जो कभी भी नहीं था, जो हमारे समय में वो हट गया था। इसी प्रकार से जो बस का किराया बढ़ा दिया, ये आम गरीब आदमी पड़ने वाला है। शराब का भाव बढ़ाया, ठीक है, इसको और बढ़ाए, और रास्ते ढूंढे जा सकते हैं। जैसे शराब का इन्होंने बढ़ाया, सिगरेट पे लगा दे और किसी चीज पे लगा दे, जो सुपर रिच है उनके ऊपर टैक्स लगा दे, लेकिन गरीब आदमी पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, उससे और ज्यादा समस्या बढ़ेगी। आज किसान बड़ी भारी तकलीफ में है, जैसे आप देख रहे हैं। उसने अब तक बहुत सारी मंडियों को मेरी को रिपोर्ट आई है, गेहूं की 20 तारीख की खरीद की, कई जगह अब तक उनको पेमेंट नहीं हुई है। हाँ। तो उनका कौन पूर्ति करेगा उनकी? कोई ब्याज तो देने वाला है नहीं उनको। इस प्रकार से जो खरीद बहुत स्लो है। हमने सारे विपक्ष ने बिल्कुल सहयोग और समर्थन दिया सरकार का, और देखते रहे कि लड़ाई ये एक सरकार की नहीं है, ये लड़ाई तो ऐसी है, इसमें ना कोई जात है, ना कोरोना किसी जात को देखता है, ना अमीर को देखता है, ना गरीब को देखता है, ना लिंग को देखता है, ये तो सबको इकट्ठा होकर लड़ना है। हाँ। तो उसके लिए लड़ा, लेकिन इस पर गरीब आदमी, जैसे आपने कहा ना, बहुत सारे वर्गों में वो हो रहा है, उनका खास तौर पे आर्थिक कोई पैकेज सरकार को देना चाहिए, ताकि वो उनका आत्मविश्वास बढ़े। आज हर आदमी खौफ सा नजर आता है, डर के भाव उसमें लगता है, उसको लगता है कल क्या होगा। तो ये ऐसी उसमें विश्वास जगाना हमारा सबका काम है, और खासतौर पर सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको आत्मविश्वास दे जाए, भाई नहीं सब ठीक होगा, और जो भी होगी हर काम के लिए सरकार मदद करने के लिए तैयार है। तो आपने कोई अपील की क्या कि आर्थिक पैकेज का कोई ऐलान किया जाना चाहिए, लोगों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए? मैं तो कर चुका, आपके सामने कह चुका। पहले मैंने कहा जो पहले इन्होंने टैक्स लगाए हैं, जैसे डीजल बढ़ा दिया। हाँ। अब किसान की तो वैसे ही लागत बढ़ी हुई है, वैसे ही परेशान है, उसको अपना भाव भी नहीं मिल रहा। जब सरसों बिकी जैसे 4425 उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, 3800 बिका, और अब तक खरीद कितनी हुई? अब खरीद आधी भी नहीं हुई है, जितनी सरसों पैदा हुई है आधी खरीद नहीं हुई है हमारी। इसी प्रकार से गेहूं की भी आधी खरीद नहीं हुई है। अब जितना जितना बढ़ता रहेगा किसान का तो नुकसान होगा, वो सूखता रहेगा। तो मॉइस्चर में इनको रिलीफ देना चाहिए, सरसों में भी और गेहूं में भी जो मॉइस्चर की वो मात्रा बढ़ानी चाहिए। हाँ। ताकि किसान को सीधा नुकसान ना पहुंचे। आज हमारे वजूद है कि उसे अगली फसल भी बोनी है, अभी समय से पेमेंट होगी तो अगली फसल के लिए तैयारी करेगा। तो हर वर्ग की प्रकार से है, जो जैसे मैंने कहा दिहाड़ीदार है, छोटे दुकानदार हैं, 3 व्हीलर वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, या छोटे जो जैसे बार्बर की दुकानें हैं, जो सुबह आते हैं अपने शाम तक दिहाड़ी कमाते हैं, जब भी उनका गुजारा होता है। ऐसे वर्गों के लिए पैकेज देने की जरूरत है। लेकिन आज सरकार ने एक और नई योजना, सीएम साहब ने अभी ऐलान किया कुछ देर पहले, मेरा पानी मेरी विरासत। पानी को बचाने के लिए किसानों से अपील भी की कि आप धान की खेती ना कीजिए, जो नहीं करेगा उसको प्रोत्साहन राशि देंगे। ऐसे में आपको लग रहा है कि कोरोना के संकट के साथ साथ पानी के संकट, भविष्य में पानी के संकट को देखते हुए अभी से जो ये लड़ाई शुरू की गई है और बार बार इसको लेके आह्वान किया जा रहा है, ये कारगर है या इसकी आवश्यकता है? लोग समझेंगे, किसान समझेंगे, धान की खेती नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो समस्या है पहले से ही चल रहा है। आपको ध्यान होगा, हमारे समय में साठी बोते थे जिसमें पानी की बहुत ज्यादा खपत थी धान की। आज कोई साठी हमने बंद कर दी थी, और इसी वजह जिस वजह से इन्होंने कुछ ब्लॉक डिक्लेयर किए, डार्क जो जोन किए हैं, जहाँ का धान मत वो आमतौर पर वो ब्लॉक है जहाँ दादूपुर नलवी हमने नहर खोदी थी, तैयार होगी थी, और ये इन्होंने कैंसिल कर दिया उसको। उसका मकसद ही ये था कि वाटर टेबल ऊंचा हो। खाली किसान को ये कहना, और खास तौर पर इस समय में मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं था। गरीब आदमी से पंचायत की ठेके हैं, वो तो गरीब आदमी लेता है। हाँ, इसकी जरूरत है, लेकिन ये समय नहीं है, अगले साल कर सकते थे। आज तो किसान पहले तकलीफ में है और उसको क्यों इजाजत दे रहे। लेकिन इस बात में कोई वो शक नहीं है। मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले प्रयास होना चाहिए था, प्रयास तो किया था, साठी बंद हुई थी, इसी का प्रयास है। दादूपुर नाली जो नलवी नहर खोदी थी हमने, यही प्रयास था। तो वो प्रयास होने चाहिए, ये पैसा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पानी की खपत कम हो, इसी वजह से इजराइल से हमने समझौता किया था, जो ड्रिप इरिगेशन है उसका,
आपने देखा होगा घरौंडा में वो लगा रखा है, जहाँ फ्रूट वेजिटेबल का एक हमने लगाया, वेजिटेबल का लगाया, सिरसा में फ्रूट्स का लगाया, इसी प्रकार से लगाया। तो ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए ताकि पानी की खपत हो, पानी ज्यादा बच गई, इसमें मेरी सहमति है। लेकिन अभी ये समय नहीं है, ये क्राइसिस का समय है। किसान पहले ही बहुत परेशान है, उसको और ज्यादा परेशानी में ना डालकर अगले साल देखेंगे, प्रयास करेंगे, सब मिलकर प्रयास करेंगे। ये तो जनहित में है। बिल्कुल। तो आपको लगता है इस साल कम से कम इस पे किसान को और परेशानी नहीं देनी चाहिए? आपको लगता है मिडिल क्लास भी सरकार की तरफ देख रहा है और वो कम से कम उम्मीद कर रहा है बच्चों की स्कूल की फीस तो माफ हो जाए? सरकार को इस दिशा में कोई फैसला लेना चाहिए, पूरी नहीं तो कम से कम आधी करवा दीजिए। क्या चीज? स्कूल की फीस। स्कूल की फीस, समझा नहीं। स्कूलों की फीस को लेकर जो अभिभावक परेशान हैं। स्कूलों की फीस? जी, स्कूल फीस बात करें ना आप? हाँ जी, स्कूल फीस। हाँ, मतलब ये है कि जो छुट्टियों में तो जो है, अब जैसे स्कूल बस है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि सिर्फ ट्यूशन फीस के सिवाय और कोई फीस नहीं लेनी चाहिए, ताकि छुट्टियों की तो बल्कि रियायत देनी चाहिए। सरकार को उसमें उसके बारे में सोचना चाहिए। सरकारी स्कूलों में तो ना के बराबर फीस है। जो दूसरे प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए भी है। उनका दोनों बात है कि उनके स्टाफ की तनख्वाह भी मिल जाए और बच्चों के पेरेंट्स में भी बोझ ना ज्यादा पड़े। तो ये देखकर उनसे बात चर्चा करके जरूर इस बात को फैसला पैकेज देना चाहिए उनको और रियायत देनी चाहिए। जी चले, बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हुड्डा साहब भी ये मांग कर रहे हैं कि एक आर्थिक पैकेज की घोषणा होनी चाहिए, रियायतें देने की कोशिश होनी चाहिए सरकार की तरफ से। खासतौर पे किसान परेशान है और अभी कम से कम उससे ये अपील नहीं की जानी चाहिए कि आप धान की खेती मत कीजिए, या जो दूसरी परेशानियों से इस वक्त लोग जूझ रहे हैं उन परेशानियों से लोगों को निजात मिल पाए। तो ये महामंथन जिसमें तमाम दिग्गज नेता हमारे साथ जुड़े, हमने कोशिश की कि हर किसी से ये तमाम चीजें समझ पाए, आपके सरोकार के सवाल पूछ पाए और जवाब ले पाए, आपकी तमाम परेशानियों के, आपके तमाम सवालों के जो आप अपने आप से पूछ रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि उनके जवाब कैसे मिलेंगे और आप ये सोच रहे हैं कि आखिर आपकी परेशानियों का अंत कैसे होगा। ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी, आगे भी लगातार ये प्रयास जारी रहेंगे ताकि इस संकट की घड़ी में हम लगातार इस परेशानी से जूझते हुए तमाम परिस्थितियों को समझे। ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं और ज्ञानचंद जी, तमाम आपने हुड्डा साहब की बातें भी सुनी और उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया, किसानों के बारे में भी बात की और साथ ही साथ आपसे सरकार से ये भी कहा कि एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कम से कम होनी चाहिए। आपको लगता है कि इस दिशा में कोई फैसला होना चाहिए? नहीं, देखिए, समय समय पर सरकार ने बहुत सारी रियायतें जो हैं गरीब लोगों के लिए उनके अकाउंट्स के अंदर, जिस प्रकार से केंद्र की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1,000 रुपया उनके अकाउंट्स के अंदर आया जी। जो राशन है, जो गरीब लोगों को 3 महीने का राशन फ्री दिया है, इस प्रकार से गरीब लोगों की सहायता के लिए अभी तक जितने कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि इस कोरोना की लड़ाई के अंदर हम सबको मिलकर के लड़ना चाहिए और सरकार भरपूर प्रयास कर रही है कि हर वर्ग को इस लड़ाई के अंदर शामिल किया जाए और हर वर्ग को, जो गरीब आदमी है, उसको वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे उनको जीवन जो है हम सुखी रख सकते हैं। लेकिन आर्थिक संकट से तो ज्ञानचंद जी सरकार भी जूझ रही है। हाँ, आर्थिक संकट से तो सरकार भी जूझ रही है। मैं तो कह रहा हूं कि आज जिस प्रकार की स्थिति है, जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सारा बिजनेस बंद पड़ा है, जीएसटी नहीं आ रहा, वैट नहीं आ रहा, जिसके कारण जो हमारा खजाना है उसके ऊपर भारी बोझ पड़ रहा है। जो टैक्स आ नहीं रहे, हमने सैलरी सबको देनी है और गरीब आदमी की हमने मदद करनी है, उसको भी हमने पैसा देना है। तो उस दृष्टि से हम बैलेंस बना करके कि ये, क्योंकि लड़ाई लंबी है, इस लंबी लड़ाई के अंदर सबको मिलकर के हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हों और इस लड़ाई को हमने जीतना है। ये मन के अंदर एक विश्वास हो, उस विश्वास के साथ हम कोरोना की इस जंग को लड़ेंगे तो निश्चित रूप में सफल होंगे। चलिए, बिल्कुल हम तभी सफल होंगे इस मन के अंदर विश्वास लेके, और ये विश्वास हम सबको मिलकर एक दूसरे का हौसला बना के बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम
अपनी बातें और तमाम ये जानकारियां, तमाम सुझाव साझा करने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। महामंथन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। आपकी जिंदगी में जितनी भी इस वक्त परेशानियां आ रही हैं, हम जानते हैं कि समय बेहद मुश्किल है, बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अगर हम सब साथ हैं तो ये पल भी बीत जाएगा। बस कुछ इंतजार कीजिए, थोड़ा सा ख्याल रखिए और घर में रहिए। फिलहाल महामंथन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।